नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर यह ऐलान कई बार कई मंचों से किया है कि लोकसभा चुनावों में उनका लक्ष्य एक ही है, बीजेपी को सत्ता से बाहर करना। इसी के मद्देनजर चुनाव में पहले विपक्षी पार्टियों के बीच समीकरण लगातार बदल रहे हैं। कितने दूर कितने पास की तर्ज पर कहीं नजदीकियां बढ़ रही हैं तो कहीं फासले मिटाना मुश्किल हो रहा है। खबर है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की लगातार कोशिशों का ही नतीजा है कि अब कांग्रेस भी गठबंधन की दिशा में सोचने पर मजबूर हुई है। जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की सभी संभावनाओं को खारिज कर चुकी थी, वो अब शक्ति ऐप के जरिए अपने कार्यकर्ताओं पर गठबंधन के मुद्दे पर राय उनसे मांग रही है। इधर यूपी की 16 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार कल घोषित कर दिए गए। इसने गठबंधन के महागठबंधन बनने के आसार पर फिर से एक बार विराम लगा दिया। उधर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान कर दिया है कि वो वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। प्रियंका गांधी उनसे मिलने अस्पताल पहुंची, आपको मालूम है, लेकिन कांग्रेस और गठबंधन खुद अपने अपने प्रत्याशी वाराणसी में उतार रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि वोटों के बंटवारे से निपटना विपक्षी पार्टियों के लिए कितना मुश्किल होगा। इधर कांग्रेस को पिछले कुछ घंटों में कुछ बड़े झटके लगे हैं। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजय मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गए। सूत्रों से खबर मिल रही है कि सुजय को बीजेपी अहमदाबाद लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है। इसी बीच अब से कुछ देर पहले एक और खबर आई कि कांग्रेस के दिग्गज नेता टॉम वडकन ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। ये कांग्रेस के लिए एक और बड़ा झटका है, क्योंकि टॉम वडकन सोनिया गांधी के करीबी माने जाते हैं। टॉम वडकन का कहना है कि वो मोदी के विकास से प्रभावित हैं। इन सब के बीच विपक्षी पार्टियों के सामने अपने अपने वोट बैंक को संभालने की भी चुनौती है, क्योंकि वोट बैंक ओवरलैप होने की स्थिति में फायदा बीजेपी को हो सकता है। आखिर क्या है बीजेपी विरोधी गठबंधन की स्थिति, इसे समझने की हम करेंगे कोशिश। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ झटके कांग्रेस को लगे हैं अब से कुछ घंटों में, वो कितने महत्वपूर्ण हैं और इससे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि जो नजर है लोकसभा चुनाव से पहले वो पूरे देश पर है। उत्तर प्रदेश से लेकर के कर्नाटक, कर्नाटक से लेकर के महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर के बिहार, बिहार झारखंड, तमाम स्टेट्स पर आप नजर बनाए रखिए और हर जगह पर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए अगर दिल्ली में ये फैसला कांग्रेस कर रही है सूत्रों के हवाले से कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो सकता है, हालांकि अभी ये सिर्फ कयास हैं, लेकिन इसकी शुरुआत तब हो गई जब शक्ति ऐप के जरिए पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से राय ले रही है कि वाकई आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए कि नहीं। तो अगर ये वाकई होता है तो क्या महत्व रखेगा पूरे देश की पॉलिटिक्स पर, और उत्तर प्रदेश के हालात जो हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। जो वोट बैंक का ओवरलैपिंग है उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मायावती ने जिस तरह से कांग्रेस को लेकर के बयान दिया और ये कहा कि किसी भी स्थिति में किसी भी राज्य में गठबंधन नहीं हो रहा है, उसका एक कारण ये माना जा रहा है कि वोट बैंक्स की समानता और कांग्रेस का वोट बैंक शून्य पर या कहें कि उसके आसपास होना, ये तमाम विश्लेषक कह रहे हैं कांग्रेस में स्थिति जो है उत्तर प्रदेश में वो ठीक नहीं है। इसीलिए मायावती ने इस तरह का स्टैंड लिया है, इसीलिए गठबंधन महागठबंधन में तब्दील नहीं हो पाया। लेकिन बाकी स्टेट्स में क्या स्थिति है विरोधी पार्टियों की? वो विरोधी पार्टियां जो आपको याद होगा पश्चिम बंगाल के मंच से ये ऐलान उन्होंने किया था कि सब एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने का काम करेंगे। लेकिन क्या वाकई ये हो पाएगा? कितना ये आसान है, कितना ये मुश्किल है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। बजरंगी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की ओर से, आपका बहुत स्वागत है। कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। इसके साथ ही ओपी यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चुनाव विश्लेषक, आपका भी स्वागत है सर। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो मेहमान है आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनकी जो राय है, उनका जो मत है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम चर्चा उसी के इर्द गिर्द कर रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के गेस्ट का। लेकिन इससे पहले शुरुआत में ओपी यादव जी आपसे आज करना चाहती हूं, क्योंकि इसे समझना बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट एक के बाद एक सामने आ रहे हैं इलेक्शन से पहले, और उनका जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। पहले हमने देखा कि गुजरात में जब होने वाला था CWC की मीटिंग, उससे पहले 3 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया कुछ घंटे पहले ही, मीटिंग के कुछ घंटे पहले। अब हम देख रहे हैं, अभी जो मैंने जिक्र किया, 2 बड़े झटके कांग्रेस को लगे हैं महाराष्ट्र में, और अभी टॉम वडकन साहब ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जो कि सोनिया गांधी के करीबी माने जाते हैं। इस तरह के डेवलपमेंट्स का क्या असर होगा आगे गठबंधन की पॉलिटिक्स पर, कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर, मोदी विरोधी पॉलिटिक्स पर?
देखिए सुब्रा जी, जो आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे बड़ी तेजी से इसमें इजाफा होगा, उसमें कोई शक और शुबहा नहीं है। लेकिन जो आज का डेवलपमेंट है वो निश्चित तौर पर, जैसे टॉम वटकन साहब और वी जॉर्ज साहब, ये सोनिया जी के बड़े, अहमद पटेल साहब को भी जोड़ लिया जाए तो सोनिया जी के बड़े नज़दीकी लोगों में ये शुमार होते थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को और गांधी परिवार को ये व्यक्तिगत झटका है। लेकिन इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं, क्यों उनको वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गए हैं, इसके पीछे कोई ना कोई विषय वस्तु जरूर है। दूसरा, जहां तक सुजैन पाटिल का सवाल है, सुजैन पाटिल चूंकि एनसीपी कांग्रेस का अलायंस वहां लगभग फाइनल प्रक्रिया में पहुंच चुका, फाइनल स्टेज पर है, तो सुजैन पाटिल को अहमदनगर से जो बीजेपी की ऑफर है कि उनको पार्लियामेंट लड़ाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जैसे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भी डेवलपमेंट बहुत तेज है। जैसे नागपुर में कांग्रेस ने बीजेपी से 1 साल पहले रिजाइन किए, किसानों के बड़े नेता नाना पटोले साहब को नागपुर से कैंडिडेट बनाया। ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बड़ा डेवलपमेंट है। विखे पाटिल साहब का कद जो है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इतना बड़ा नहीं था, लेकिन पाटिल और वर्सेस पवार की जो सियासत है उसमें विखे पाटिल साहब का अपना एक रोल है। और जिस तरह बीजेपी अहमदनगर से उनके बेटे को चुनाव लड़ाने जा रही है, तो कहीं ना कहीं चूंकि नागपुर का आरएसएस का मुख्यालय है और जहां पर कांग्रेस ने अपने एक उस पोटेंशियल नेता को चुनाव मैदान में उतारा है, तो निश्चित तौर पर नहले पर दहला देने का जो काम है वो सारे राज्यों की राजधानी में जारी है। और उसी का एक समझ लीजिए कि एक और पॉइंट है। ठीक है, सचिन रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। और सचिन, मैं आपका रुख करती हूँ, जो सवाल मेरा था ओपी यादव जी से, 2 बड़े झटके कांग्रेस को लगे हैं और इससे आप लोग बराबर कहते हैं कि डूबते जहाज को छोड़कर भाग रहे हैं बीजेपी के कुछ नेता, लेकिन ये लग रहा है कि कांग्रेस से वही सिलसिला जारी है। और अगर सोनिया गांधी के इतने करीबी लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, और टॉम वटकन साहब ने तो ये कह दिया कि मोदी के विकास से प्रभावित हैं, तो ये कैसे देखा जाए इसे? देखिए सुब्रा जी, जब चुनाव नजदीक आता है तो कुछ नेता अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के दूसरी पार्टी में अपना विलय कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं चुनावी सरगर्मी तेज है, इस वजह से कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। तो जो जा रहा तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। और जहां तक टॉम वटकन साहब की बात है, तो वो गए हैं तो उनकी बात है, वो चले गए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी निष्पक्षता से इस चुनाव में मजबूती से चुनाव तैयारी कर रही है और हम लोग लड़ रहे हैं हर मुद्दे पे। महाराष्ट्र में भी देखिए, विखे पाटिल विधानसभा में विपक्ष के नेता, उनके बेटे को अब बीजेपी टिकट दे सकती है अहमदाबाद से, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इतना बड़ा झटका आपको लगा है, और आप अगर ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही मामूली सी बात है, तो मुझे लगता है कि इसका जो असर है जमीनी तौर पर वो आप लोगों को समझना चाहिए। सचिन, देखिए जमीनी तौर पे तो हम लोग हर मुद्दे पे लड़ रहे हैं, कोई आ रहा कोई जा रहा, इसमें कोई कांग्रेस पार्टी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग निश्चित तौर पे, क्योंकि चुनाव सरगर्मी में कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग अपनी महत्वाकांक्षा के लिए दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो जो जा रहा है तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। अब वो उनकी बात है, वो गए हैं, अपने लड़के को टिकट दिला रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन आप कह रहे हैं कि चिंता की जरूरत नहीं है, चिंता की बात नहीं है, जमीनी मुद्दे वही उठा रही है। चिंता जो है वो दिल्ली में दिख रही है आप लोगों की, सचिन रावत जी, क्योंकि दिल्ली में लगातार आप लोग मना कर रहे थे। शीला दीक्षित ने मीडिया के सामने मना कर दिया कि कोई किसी तरह का गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ होने नहीं जा रहा है। लेकिन अब देखिए, शक्ति ऐप के जरिए आप लोग कार्यकर्ताओं से राय मांग रहे हैं, और इससे यही समझा जाए कि चिंता जिसे आप नकार रहे हैं वो चिंता कहीं ना कहीं है, और इसीलिए बेमन से ही सही जो नकारते रहे हैं आप, अब वही करने की स्थिति में आ गए हैं। नहीं सुब्रा जी, जहां तक आदरणीय शीला जी का सवाल है, आम आदमी पार्टी से हमारा कभी भी प्री पोल चुनाव में गठबंधन नहीं हुआ है। हमारा शीर्ष नेतृत्व लगातार कह रहा है कि जो भी सेकुलर दल हमारे साथ आना चाहते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि 2019 का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव में एक दशा तैयार होगी। अगर उसके लिए जो भी सेकुलर दल हमारे साथ आना चाहते हैं उसके लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है, वरना कांग्रेस पार्टी पूरे देश में और हर लोकसभा में मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने 2 लिस्ट जारी कर दी है और कहीं ना कहीं हम उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन चिंता करने की जरूरत आपके लिए हो सकती है बजरंगी सिंह जी, क्योंकि केजरीवाल लगातार कांग्रेस पार्टी को गठबंधन के लिए मनाने में लगे हुए रहे। अब सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि गठबंधन हो सकता है और इसके लिए कांग्रेस भी मन बना रही है अंदर खाने। जिस तरह से केजरीवाल ने लगता है कुछ कैलकुलेशन किया है,
और दिल्ली में वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आ जाती है तो बीजेपी को सभी सीटों पर शिकस्त दे जाएगी। हरियाणा के बारे में ट्वीट किया उन्होंने कि वहां पर भी अगर कांग्रेस आप एक साथ आ जाती है तो बीजेपी को भारी शिकस्त देगी और इसीलिए साथ आना जरूरी है। अब अगर वो स्थिति बनती है लोकसभा इलेक्शन से पहले तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी देखिए 2019 का चुनाव है और इस चुनाव में मोदी वर्सेस विपक्ष हो गया है। सब लोगों को अपने अस्तित्व का सवाल है। केजरीवाल जी बहुत बड़े डेवलपमेंट वाले नेता हैं, दिल्ली को बिल्कुल नई राजनीति लेकर आए थे और आज उनको भी गठबंधन की जिस कांग्रेस के खिलाफ, कम से कम आप ये तो मान रहे हैं कि नई राजनीति दिल्ली के लिए लेकर आए, लेकर आए थे, वाले नेता मान नहीं रहे हैं वो उनके अकॉर्डिंग। मेरा ये कमेंट है कि वो लेकर आए थे कि हम नई राजनीति करेंगे, स्वच्छ राजनीति करेंगे और उन्होंने इतने सालों में कौन सी राजनीति की जनता ने देख लिया है। और जिस कांग्रेस के खिलाफ, जिसे वो कहते थे कि भ्रष्टाचार की गंगा है, उसी कांग्रेस से गठबंधन के लिए बेताब हैं। अभी कल ही उनका बयान था कि हम हरियाणा में अगर हम और कांग्रेस और जेजेपी कोई एक और पार्टी है जिसको लेकर कह रहे थे कि अगर हो जाए साथ लड़ें, लेकिन दिल्ली में हम अकेले हमारा सर्वे कहता है कि दिल्ली में हम अकेले 7 सीट जीत रहे हैं। तो अब फिर गठबंधन की बात हो रही है और कांग्रेस भी अपने नकारने के बाद भी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पुनः जो है अगर ऐप से उसका संज्ञान ले रहे हैं कि हम क्या करें, तो कहीं ना कहीं लोगों को अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए मोदी के सामने गठबंधन की स्थिति में आना पड़ रहा है। अपने वर्चस्व को बचाने के लिए सब लोगों को एक होना पड़ रहा है। और जिस डेवलपमेंट की ये बात करते थे, कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट धराशायी हुआ। केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जितने भी अन्य पार्टियों विपक्ष के नेता हों। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, ममता बनर्जी और कांग्रेस बिल्कुल लालायित थी कि गठबंधन करे, उन्होंने अपने 42 सीटों की घोषणा कर दी। कांग्रेस को तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा ही, जिस तरह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को बिल्कुल नकार दिया, कहीं नहीं 2 सीटों पर हम सिर्फ प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। कल जब प्रियंका जी मुजफ्फर सहारनपुर में भीम आर्मी के जो लीडर हैं चंद्रशेखर जी मेरठ में गई थी, उनसे मिली तो यहाँ पे बौखलाहट शुरू हो गई मायावती जी को। उन्होंने अखिलेश को बुलाया घर पे और मीटिंग की कि अगर इस तरह की चीजें डेवलप होंगी तो हम इन दोनों सीटों पर भी प्रत्याशी उतारेंगे। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के अस्तित्व की लड़ाई है, अपने वोट बैंक को बचाने की लड़ाई है। जो दलित वोट है उसको भी मैसेज देने के लिए प्रियंका वहां गई थी। कपिश जी देंगे। कपिश जी, क्या सुगबुगाहट बढ़ गई आप लोगों में अगर ये स्थिति बनती है? प्रियंका गांधी कल मिलने गई थी चंद्रशेखर आजाद से। नहीं, सबसे पहले सुब्रा जी मैं बजरंगी जी के इस बात का स्वागत करता हूं कि सारी लड़ाई जो है विपक्षी दलों की मोदी जी से है। और मोदी जी एक ऐसे शख्स हैं जिनको तमाम बैसाखियां, करीब 42 दलों की बैसाखियां लेकर के इस देश में उन्होंने राज किया है। और अगर वाकई उनके अंदर बूता है तो आ जाए भारतीय जनता पार्टी, अकेले मैदान में आ जाए। तो आप 42 दलों के साथ होने के बाद भी किस धमक से बात करते हैं, ये मुझे समझ से परे हो जाता। और हास्यास्पद स्थिति है कि कहां आप कहते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, विश्व में सबसे बड़ी पार्टी हैं, मिस कॉल से बनी हुई बड़ी पार्टी हैं, तो उसी तरीके से मिस कॉल से ही जिस तरह से आपकी पार्टी बनी हुई है, उसी तरीके से आप देश के जनता की आंख में धूल भी झोंकने का काम करते हैं कि गठबंधन में अगर छोटे छोटे दल कहीं किसी प्रांत में एक साथ हो जाते हैं तो आप उनको मोदी की लड़ाई बताते हैं। ये मोदी की लड़ाई नहीं है। मोदी तो 42 दलों के संगठन के साथ देश के अंदर कायम है और हम पूरे 42 के 42 लोगों को परास्त करके एक नई सरकार देंगे, इस देश के अंदर एक नया प्रधानमंत्री देंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर ये कह रहे हैं कि वाराणसी में वो चुनाव लड़ेंगे पीएम के खिलाफ, और वो कह रहे हैं कि जहां से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ेंगे वहां से वो लड़ेंगे। लेकिन आपको लगता है कि मुलाकातें तो हो रही हैं, ये भी कहा जा रहा है विचारधारा एक है, सोच एक है और हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं, लेकिन कैंडिडेट्स अगर आप लोग अलग अलग उतारेंगे तो कैसे परास्त कर सकते हैं किसी को? और प्रधानमंत्री को कैसे परास्त कर सकते हैं? अगर वाराणसी में देखिए कांग्रेस अलग उम्मीदवार उतार रही है, गठबंधन का अलग होगा, और चंद्रशेखर भी अब कह रहे हैं कि मैं भी लड़ूंगा। नहीं, बिल्कुल चंद्रशेखर जी भी लड़े और कांग्रेस भी लड़े, गठबंधन भी लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी से ही सारे लोग लड़ेंगे। इसलिए लड़ेंगे कि भाई सांप्रदायिक दल हैं ये, देश में सांप्रदायिकता और ना फैलने पाए, हम लोग की पूरी कोशिश होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभी बजरंगी जी कह रहे थे, या ऐसा लग रहा था कि उन्होंने स्वयं वहाँ बगल में बैठ करके सारी चीज़ें जानी है कि जैसे ही वो चंद्रशेखर जी को उन्होंने देखा और उसके बाद मायावती जी ने इस तरीके से अखिलेश जी को बुला लिया, पता नहीं उनके जानकारी क्या क्या स्रोत था। फोटो छपी अखबार में दोनों, ठीक है, वो अखबार में तो बहुत चढ़ती हैं, आपके भी खिलाफ चढ़ती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता है। ये सीधी सी बात है कि हमको संयुक्त रैलियां करनी है
कहां कहां किस तरीके से कब और कैसे होगा। और हम लोग अपने गठबंधन के जो उम्मीदवार उतार रहे हैं, ये कहने की बात है कि हम 37 पे लड़ रहे हैं, वो 38 पे लड़ रहे हैं। एक्चुअली सारे दल जो गठबंधन के अंदर हिस्से हैं वो 80 जगह पे लग रहे हैं। तो हम लोग तो एक सामंजस्य बैठा के अपने जो 4 हमने कहा था वो शुरू से एक साथ हैं। साथ में रह गई बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी समान विचारधारा की पार्टी है। हम लोग ने उसका सदा स्वागत किया है। क्यों? नीतियों का विरोध जरूर है कांग्रेस से, लेकिन जो हम लोग का धरातल है वो एक है। अब कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय दल है तो उसको बहुत कुछ चीजें ऊपर नीचे करके सोचनी चाहिए और सबक लेनी चाहिए। माइक्रो, हमको लगता है कि माइक्रो जी का जवाब दे दूं। हाँ, बोलिए कि आपने कहा कि 42 दलों के साथ आप लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से वो 42 दल हमारे चुनाव के प्री पोल हमारे गठबंधन के साथ हैं। और सुब्रा जी एक चीज और देखिए, 272 का आंकड़ा चाहिए बहुमत के लिए, 282 बीजेपी के पास थे। फिर भी उन सारे दलों के साथ हमने गठबंधन नर्व का निर्वाह किया और एक मजबूत सरकार में सबकी भागीदारी मजबूती के साथ की। और प्री पोल अलायंस के साथ हम उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ये क्या है? हम अपने प्रदेश में लड़ेंगे, हम अपने प्रदेश में लड़ेंगे, हम यहां से जीत के जाएंगे, हम वहां जीत जाएंगे, दिल्ली में जाके सब इकट्ठे एक हो जाएंगे। और जब वहां पे सरकार बनाने की बात होगी तो हम वहां पे बार्गेन करेंगे कि नहीं हमारा प्रधानमंत्री होगा। आज कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री का। जो राहुल गांधी, कांग्रेस कहती है हमारे राहुल पीएम के कैंडिडेट हैं, और जो विपक्ष का गठबंधन कहता है कि नहीं पीएम के नाम पर अभी हम उनको समझौता नहीं कर सकते, नहीं हम उन्हें अभी स्वीकार कर सकते हैं। तो इस तरह की तमाम किंवदंतियां बना रखी है विपक्ष ने। अभी जैसे कपिल जी ने कहा कि हमें कैसे पता कि उन्होंने क्या बात की। अरे भाई अखबार में आया हुआ है। और स्वयं मायावती जी का बयान है कि हम बसपा जो है दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतार सकती है। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हमारा जो दलित वोट है उस पर कांग्रेस सेध लगाने की कोशिश कर रही है। और ये मैं समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि देखिए अलग अलग पार्टियां अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर रही हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो राजनीति में कई बार जमीन पर उतरकर फेल हो जाते हैं। जब स्थिति आती है वोटर किसको वोट देगा, तो इसमें कई तरह के फैक्टर काम आते हैं। और जो कैलकुलेशन है राजनीतिक दलों के, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा बसपा हो, वो कभी कभी कई बार धरे के धरे रह जाते हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ ओपी यादव जी? क्योंकि देखिए ये बात अभी यहाँ पर कबीर जी भी मान रहे हैं कि धरातल सबका एक है। अगर धरातल इन विपक्षी पार्टियों का एक है तो वोट बैंक में भी ओवरलैपिंग होगी तो क्या ये स्थिति बनेगी कि कहीं बीजेपी गेन ले जाए? देखिए सुब्रा जी, जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं, ग्राउंड रियलिटी की जहां तक बात कपिल श्रीवास्तव जी कर रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं। जो सेक्युलर और नॉन सेक्युलर वोट का, जो मोदी विरोधी और मोदी समर्थन वोट का जो बंटवारा होने जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश में नॉर्थ पोल पे वोटिंग होगी और जो साउथ पोल पे वोटिंग होगी, उसके बीच में अगर कोई व्यक्ति आ रहा है या कोई राजनीतिक दल आ रहा है या कोई विचारधारा आ रहा है तो उससे कितना किसको नुकसान होगा, ये रिसर्च का एक बिंदु है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे अभी जो 2-3 दिन के अंदर डेवलपमेंट हुआ, जैसे मेरठ में प्रियंका जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का डेवलपमेंट आया कि वो चंद्रशेखर जी से वो मिलने गए और उनकी कुशल क्षेम पूछी। उसके बाद राजनीति में थोड़ा सा चेंज आया, बीएसपी सुप्रीमो का बयान आ गया या उनकी तलखी जाहिर हुई। तो तलखी निश्चित तौर पर जाहिर होगी, क्योंकि जो बेस वोट है, जो भी बीएसपी का जो भी आज तक का इतिहास रहा है उसके 1980 के स्थापना के बाद से, उसमें दलित और दलित में भी जाटो बेस रहा है। तो चंद्रशेखर भी उसी कम्युनिटी से आते हैं। बहुत टेक्निकल बात मैं बता रहा हूँ, उसी कम्युनिटी से आते हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस और राहुल गांधी जी के रणनीतिकार या कांग्रेस के रणनीतिकारों के मन में सेकंड लाइन की लीडरशिप डेवलप करने की एक बात बहुत दिनों से चल रही है। उत्तर प्रदेश हो चाहे देश का कोई भी दूसरा राज्य, आप गुजरात देख लीजिए, हार्दिक पटेल के डेवलपमेंट को देखिए या जिग्नेश मेवाणी के डेवलपमेंट को देखिए या अल्पेश ठाकुर के डेवलपमेंट को देखिए। फायदा उनको हो सकता है इन लॉन्ग रन। मान लीजिए कि 2022-2024 में उनको फायदा हो जाए, लेकिन 2019 में जो स्थिति बन रही है, क्या उसमें चंद्रशेखर को आगे बढ़ा के मायावती के खिलाफ क्या कांग्रेस कुछ हासिल करेगी? देखिए इसमें बहुत देखिए राजनीति संकेतों और संदेशों से चलती है। इसके अपने अपने निहितार्थ हैं। जो प्रेशर पॉलिटिक्स का जमाना है, कहीं ना, जैसे मान लो धर्मेंद्र यादव जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लगातार तीसरी बार बधाई से, और वहां समाजवादी पार्टी में एक जमाने में मिनिस्टर रहे सलीम इकबाल शेरवानी साहब को चुनाव मैदान में उतारा कांग्रेस ने। तो कहीं ना कहीं जैसे एक चर्चा आई, सिंधिया साहब का बयान आया कि 4-5 लोकसभा सीटें, जैसे कन्नौज हो गई, आजमगढ़ में संभव हो, चर्चा है कि अखिलेश यादव जी वहां लड़ने जा सकते हैं, कन्नौज हो गई या नेताजी की मैनपुरी सीटें। परिवार के कैंडिडेट की बात करिए। हाँ, उनके खिलाफ नहीं हम कैंडिडेट उतारेंगे, कांग्रेस ने ये कहा। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो एक बात टेक्निकल बात इसमें फंसती नजर आई है, उसमें यह है कि जैसे सेकंड लाइन की लीडरशिप, जैसे जिग्नेश मेवाणी साहब को बाहर से इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, उनको ताकत दिया कांग्रेस ने, वो सदन में आ गए। अल्पेश ठाकुर को पार्टी ज्वाइन कराया और चुनाव के बाद हार्दिक पटेल को पार्टी ज्वाइन कराया।
चंद्रशेखर जी के साथ कहीं ना कहीं हो सकता है कि कांग्रेस एक देख रही हो जाटो लीडरशिप या दलित नेता के रूप में। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद के साथ जो उनकी केमिस्ट्री है, जो बाय इलेक्शन में उनकी केमिस्ट्री रही, आज की तारीख में तकनीकी तौर पर तो महागठबंधन को समर्थन कर रहे हैं। उसका एक बेसिक कारण है कि जो चंद्रशेखर जी का जहां मूवमेंट है, जो भीम आर्मी का जहां पे मूवमेंट है, वो बीएसपी के साथ खड़ा है, वोटर गठबंधन के साथ। ये मैं आपकी बात समझ रही हूँ सर, और हो सकता है कि इससे कांग्रेस पार्टी को लाभ भी मिले और युवा चेहरों को लगातार अपने साथ लाने में, एक संदेश देने में कांग्रेस कामयाब होती हुई दिख रही है कि वो उनके साथ है, चाहे जिग्नेश मेवानी हो, चाहे हार्दिक पटेल हो, चाहे यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद हो। लेकिन वोट बैंक में तब्दील करना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि उस दिन भी हम यही चर्चा कर रहे थे कि हार्दिक पटेल भले ही एक बड़ी कम्युनिटी के बड़े नेता हैं और अब बन गए हैं बहुत ही कम उम्र में, लेकिन वो अगर रैलियों में भाषण देते हैं, अगर युवा उनसे प्रभावित होते हैं, क्या वही युवा उन्हें वोट करेंगे जब वो कांग्रेस में शामिल होकर के वोट मांगने जाएंगे? रैलियों में कितना प्रभाव होगा जब वो स्टार प्रचारक के तौर पर कैंपेन करेंगे? लेकिन सचिन जी, मेरा आपसे सवाल यही है कि आप लोग देखिए, ये कह दिया गया कि अमेठी रायबरेली सीट से पर गठबंधन जो है वो उम्मीदवार नहीं उतारेगा। आप लोग ये कह रहे हैं कि हमारा एकमात्र जो उद्देश्य है वो बीजेपी को सत्ता से हटाना है। चंद्रशेखर आजाद से मिलने के लिए प्रियंका गांधी जाती हैं, लेकिन फिर वो आकर कहती हैं कि देखिए इसमें कोई राजनीतिक निहितार्थ मत ढूंढिए। क्या आप लोग क्यों ये बड़ा दिल नहीं दिखा पाते हैं कि ठीक है, अगर चंद्रशेखर आजाद वहां से लड़ने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को मैं सीधी चुनौती देता हूं, अखिलेश यादव भी सोचें कि वहां पर कैंडिडेट उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे, प्रियंका गांधी भी समर्थन दे, तो आप ये कह दें कि हाँ ठीक है, कम से कम इस सीट पर हम अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। ये बड़ा दिल क्यों नहीं आप दिखा पाते हैं? सिर्फ दिखावा ही क्यों है? सिर्फ कहना ही क्यों है कि सोच एक है, विचारधारा एक है, हम एक हैं, लेकिन वो एकता कहाँ दिख रही है इलेक्शंस में? देखिए सुब्रा जी, जहाँ तक जितने भी विपक्षी दल हैं उनकी जो विचारधारा है वो जहाँ तक सेम है, और जहाँ तक चंद्रशेखर जी की बात है, आदरणीय प्रियंका जी उनसे मिलने गई थी, कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, उनका स्वास्थ्य जानने गई थी। और क्योंकि वो लगातार चंद्रशेखर जी दलितों की, शोषितों की आवाज़ उठा रहे थे, और ये जो दमनकारी सरकार है, योगी सरकार, उन पे लगातार देशद्रोह लगा करके उनको जेल भेजने का कार्य और उनको दमनकारी नीतियों के तहत उनको जेल में डालने का कार्य कर रही थी। तो कहीं ना कहीं अगर कोई दलित लीडरशिप, अगर आवाज उसकी दबाई जाती है, तो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारे जितनी भी लीडरशिप है उसके साथ खड़ी रहेगी। अगर भविष्य में कभी भी अगर चंद्रशेखर जी कहीं भी अगर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करेंगे तो कांग्रेस पार्टी उनका पूरा सपोर्ट करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दलितों की आवाज चंद्रशेखर जी उठा रहे हैं, तो दलितों की आवाज हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी भी उठा रहे हैं लगातार। सुब्रा जी, मैं पहले में बता रहा था, जैसे गुजरात में जिग्नेश मेवाड़ी इंडिपेंडेंट वो असेंबली में आए हैं गांधीनगर, सेम प्रयोग हो सकता। आज की मैं बात नहीं कर रहा हूं कि ये 19 में होगा या 22 में होगा। कांग्रेस इसी तरह का कोई प्रयोग, क्योंकि जो सेकंड लाइन की लीडरशिप है, देखिए जो अपर क्लास का वोट है, मुसलमान का वोट है और दलित का वोट, मुस्लिम, दलित और अपर क्लास का वोट, कांग्रेस ब्राह्मण और दलित और मुस्लिम, ये तीनों वोट को कांग्रेस मानती है कि 80-84 के बाद उसके फोल्ड से निकल गया है। तो इन तीनों वोट बैंक की एक जोरदार रणनीति कांग्रेस की काम कर रही है। कहीं ना कहीं वो जो अपने वोट बैंक को वापस लेने की जो जद्दोजहद है, जो संघर्ष है, उस संघर्ष को अमली जामा अभी तो ये तकनीकी रूप से चल रहा है। और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं जैसे असहज हो गई बीएसपी सुप्रीमो, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा वार है, एक ऐसा दांव है जो दोस्ती का दांव कह सकते हैं इसको। ऐसे दोस्ती का दांव चलना पड़ेगा जी, दोस्ती का दांव चलना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। और देखिए, युवा चेहरों को एक साथ लेने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हीं में नाराजगी भी दिख रही है। उनको एक साथ समेट कर चलना, अल्पेश ठाकुर अभी नाराज चल रहे थे, लेकिन फिर खबर आई कि नहीं सब कुछ ठीक है। तो जो लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं उनको एक साथ समेट कर रखना, जो नए कांग्रेस में शामिल हुए हैं उनको खुश रखना, ये तमाम बातें हैं, चुनौतियां हैं। और क्या ये सहयोगी पार्टियां और नजदीक आ पाएंगी? क्योंकि अभी तक यही लग रहा है कि गठबंधन ही है, महागठबंधन का जो सपना है वो साकार नहीं हो पाया। बहुत शुक्रिया आप सभी का, वक्त मेरे पास इतना ही था। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल वॉइस।